हेलो। छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए सीजी नॉलेज के लिए हमने यूनिट वाइज वीडियो हम बना रहे हैं, जिसका यूनिट 1 आज हम चालू करने जा रहे हैं। यूनिट 1 में आप सिलेबस में देखते हैं तो आपको दिया हुआ है छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान। हमने इसे कुछ इस तरीके से बनाया है कि हमने वन लाइनर आंसर के रूप में इसे तैयार किया है, और ये सब इम्पॉर्टेंट पूरे वन लाइनर आंसर हैं। एक आंसर से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं, ठीक है। तो इसे हम ऑब्जेक्टिव के रूप में भी बना सकते थे, एमसीक्यूज़ के रूप में बना सकते थे वीडियो को, लेकिन हमने इसे वन लाइनर आंसर में बनाया है। आप देखना, हर एक आंसर से 2 से 3 ऑब्जेक्टिव बनेंगे, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। और इसमें से सभी ये जो है एग्ज़ाम में आए हुए हैं वन लाइनर आंसर, और यहाँ से आने के पूरे चांस आपके एग्ज़ाम में हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, इसे रिवाइज़ कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ये हमारे सभी असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए है। इसके अलावा बाकी स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देखकर इसे नॉलेज ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। देखिए, पहला यहाँ पे है इतिहास से रिलेटेड। छत्तीसगढ़ में साहित्य में छत्तीसगढ़ का नाम का प्रयोग सर्वप्रथम खैरागढ़ के राजा जो है लक्ष्मी निधि राय के राजत्व काल में कवि दलपत राव ने किया था। सर्वप्रथम जो छत्तीसगढ़ का नाम का प्रयोग खैरागढ़ में हुआ था, किसने किया था? राजा लक्ष्मी निधि राय के समय कवि दलपत राव ने किया था। तो इनके कवि रहे होंगे कवि दलपत राव, राजा लक्ष्मी निधि के, और खैरागढ़ में। तो देखिए यहाँ से कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो कैसे क्वेश्चन बनेंगे, मैं एक दो वन लाइनर से आपको बताऊंगा कैसे क्वेश्चन बनेंगे। जैसे एक प्रश्न बन जाएगा कि किस स्थान में छत्तीसगढ़ नाम का सर्वप्रथम प्रयोग कवि दलपत राव ने किया था, तो आंसर क्या होगा? खैरागढ़ में। फिर दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि उस काल में राजा कौन थे। खैरागढ़ में जब कवि दलपत राव ने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ नाम का प्रयोग किया था तो राजा कौन थे, तो आंसर ऑब्जेक्टिव में दिए रहेगा। तो आपका आंसर होगा राजा लक्ष्मी निधि राय। इसी तरीके से कवि से संबंधित प्रश्न बन सकता है, कवि कौन थे। तो मैं यही आपको कहना चाह रहा हूँ कि हर एक वन लाइनर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। ये सभी एग्ज़ाम में आ चुके हैं पहले, और यहाँ से एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। और कई सारे तो वन लाइनर आपको ऐसे भी दिखेंगे जो आपको कहीं नहीं दिखे होंगे, वो आपको इस वीडियो में दिखेंगे। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, स्पेशली असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। सेकंड देखिए, शासकीय दस्तावेजों में छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग या उल्लेख रायपुर गजेटियर 1795 में आया था। अभी दस्तावेज की बात आ रही है, शासकीय दस्तावेज की, तो वहाँ पे छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे हुआ है? रायपुर गजेटियर में 1795 में। तो यहाँ से भी 2 से 3 प्रश्न बन सकते हैं। आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे प्रश्न बन सकते हैं। फिर थर्ड है कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र के प्रथम इतिहासकार माने जाने वाले छत्तीसगढ़ क्षेत्र के प्रथम इतिहासकार किसे माना जाता है? बाबू रेवाराम ने विक्रम विलास नामक ग्रंथ में विशेष रूप से छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया है। बाबू रेवाराम ने अपने विक्रम विलास ग्रंथ में स्पेशली छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया है। छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार थे। तो यहाँ से भी 2 से 3 प्रश्न निकलेंगे। चीनी यात्री हेन स्वांग अपने ग्रंथ चीनी यात्री हेन स्वांग अपने ग्रंथ सी यू की में छत्तीसगढ़ परिक्षेत्र को कियासलो नाम से उल्लेखित किया है। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था CU की। सिरपुर आए थे एक्चुअली, ये चीनी यात्री थे। ये लगभग 7वीं सदी में आए थे, और उस समय उन्होंने बेसिकली ये बौद्ध से संबंधित जानकारी लेने के लिए यहाँ पे आए थे। बौद्ध जो उस समय बहुत ही विस्तार हो रहा था बौद्ध समाज का, या तो उन्होंने यहाँ पे स्पेशली वो आए थे, और यहाँ पे उन्होंने एक छत्तीसगढ़ को अपना नाम दिया था। मतलब ये चीनी थे तो अच्छे से बोल नहीं पाते थे,
एक्चुअली कौशल को उन्होंने क्या किया, कियासलो, और अपने ग्रंथ सियुकी में उन्होंने इसको लिखा था। तो इनका ग्रंथ का नाम याद रखिए, इनका नाम याद रखिए। कौन सी सदी में आए थे ये? 7वीं सदी में आए थे। चलिए देखिए, उसके बाद है राजा नरेंद्र धवल नल नाग राजवंश का अंतिम शासक माना गया है। नल नाग राजवंश का अंतिम शासक कौन है? राजा नरेंद्र। नरेंद्र नल नाग राजवंश का अंतिम, तो नरेंद्र भी न से चालू हो रहा है और नल नागवंश भी न से चालू हो रहा है, तो इसे आप याद रख सकते हो। देन नेक्स्ट पॉइंट है सरबपुरी राजवंश का सर्वाधिक प्रतापी नरेश राजा प्रसन्न मात्र माना गया है। सरबपुरी राजवंश था, ठीक है, ये वैष्णव धर्म को मानते थे। जिन्होंने डिटेल में पढ़ा होगा उनको पता होगा। यहाँ तो मैं वन लाइनर लेकर आ रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट आप डिटेल पढ़ोगे तो आप ये देखोगे कि ये वैष्णव धर्म को मानते थे। सरबपुरी राजवंश के जितने भी राजा हुए थे, ठीक है, और इनमें से जो सबसे प्रतापी राजा जो थे वो प्रसन्न मात्र को कहा जाता है। सर्वाधिक प्रतापी राजा प्रसन्न मात्र, ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, प्रसन्नपुर नगर मल्हार की स्थापना भी करवाई थी। ठीक है, मल्हार जो कि बिलासपुर में है, इसकी स्थापना प्रसन्न मात्र जी ने ही करवाया था। फिर देखिए, सौमवंशीय राजा महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल को दक्षिण कौशल के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आता है कि किस काल को दक्षिण कौशल के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है, किस राजा के शासनकाल को? तो उसका आंसर होगा महाशिवगुप्त बालार्जुन। ये सोमवंशी राजा थे, इन्होंने शैव धर्म को या शिव धर्म को अपनाया था। ठीक है, तो इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। फिर चीनी यात्री हेनसोंग, जो मैंने अभी ऊपर आपको बताया, 639 ईस्वी में आए थे। सोमवंशी राजा महाशिवगुप्त के शासनकाल में इन्होंने सिरपुर में यात्रा इन्होंने किया था। देखिए, चीनी यात्री हेनसोंग 639 ईस्वी सोमवंशी राजा महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल में सिरपुर की यात्रा में आए थे। ठीक है, तो यहाँ आपको याद रखना है कि कब आए थे। 639 मतलब 7वीं शताब्दी में ही आए थे। ठीक, 7वीं शताब्दी चल रही है। किनके शासनकाल में आए थे? महाशिवगुप्त बालार्जुन, जिनके बारे में ऊपर में भी आपने पढ़ा था। सिरपुर की इन्होंने यात्रा की थी, बौद्ध धर्म के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए थे। ओके, और यहीं पर उन्होंने अपनी बुक लिखी CUK। तो 2 से 3 प्रश्न हर एक ऑब्जेक्टिव से लगभग आपके निकलेंगे, किसी से एक आध भी निकल सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो वन लाइनर हमारे आंसर है उसमें से 2 से 3 प्रश्न बाहर निकल के आएंगे। फिर छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक प्राचीन ताम्रलेख महाशिवगुप्त बालार्जुन के प्राप्त हुए हैं। महाशिवगुप्त बालार्जुन है, बहुत ही ज़्यादा इनके बारे में आपको मिलेगी जानकारी, और सबसे ज़्यादा जो ताम्रलेख है महाशिवगुप्त बालार्जुन के ही प्राप्त होते हैं। सोमेश्वर देव प्रथम छिंदक नागवंश का सर्वाधिक योग्य शासक था। छिंदक नागवंश के सर्वाधिक योग्य शासक थे सोमेश्वर देव। काकती नरेश अन्नम देव ने ग्राम तारला दंतेवाड़ा में माई दंतेश्वरी देवी के मंदिर को प्रतिस्थापित किया था। जो दंतेवाड़ा में प्रसिद्ध दंतेश्वरी माता का मंदिर है, उसको काकती नरेश बस्तर में जो थे अन्नम देव ने बनाया था। ठीक है, अन्नम देव ने ही नल वंश के शासन को वहाँ ख़त्म किया था, और फिर क्या किया था, काकतीय वंश का वहाँ पे उन्होंने प्रादुर्भाव किया था। फिर काकती नरेश पुरुषोत्तम देव के समय बस्तर में रथ यात्रा प्रारंभ हुई, जिसको गोंचा पर्व के नाम से जानते हैं। गोंचा पर्व जो है बस्तर में मनाया जाता है, और रथ यात्रा के रूप में उसको मनाया जाता है। बस आपको वहाँ के रथ यात्रा पर्व को किस नाम से याद रखेंगे? गोंचा पर्व। ओके, किसने इसको शुरुआत किया था? नरेश पुरुषोत्तम देव। नरेश पुरुषोत्तम, वहाँ के जो नरेश थे, काकती नरेश पुरुषोत्तम देव, वहाँ के नरेश थे पुरुषोत्तम देव। गोंचा पर्व की उन्होंने परंपरा वहाँ पे शुरुआत की थी। ओके, देन नेक्स्ट है, इस राजवंश के राजा गोपाल देव की बात हो रही है। राजा गोपाल देव की तो भोरम देव से संबंधित है। किससे संबंधित है? भोरम देव का मंदिर उन्होंने 11वीं शताब्दी में, मतलब सन 1089 में भोरम देव मंदिर की स्थापना करवाई थी, जो अपने सुंदर स्थापत्य कला के कारण छत्तीसगढ़ राज्य में
वास्तुकला का प्रतीकात्मक स्तंभ है। ठीक है, और एक बात और याद रखिए, इसको छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहते हैं। भैरवदेव मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन निकल सकते हैं। फिर रत्नराज प्रथम ने रतनपुर में ही प्रसिद्ध देवी महामाया मंदिर का निर्माण कराया था। तो रतनपुर में महामाया मंदिर का किसने निर्माण कराया था? रत्नराज ने। और इन्हीं के नाम पे ही रतनपुर को जो है उन्होंने अपनी राजधानी अपने नाम से बनाई थी। देखिए, रत्नराज रतनपुर अपने नाम से क्या किया था उन्होंने, जो रतनपुर को अपनी राजधानी बना के अपने नाम से उसका नाम रखा था रतनपुर। ठीक, इसके अलावा और भी बहुत सारे नाम से रतनपुर को जाना जाता था। मणिपुर, है ना, अधिकतर जो इस टाइप के नाम है मणि, रतन, उस नाम से जाना जाता था। तो आपको इसको डिटेल में भी पढ़ना है, बट यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आपके निकलेंगे। देन नेक्स्ट है, कलचुरी नरेश जाजल्य देव प्रथम ने अपने नाम से जाजल्यपुर नामक एक नगर बसाया। यह नगर आज जांजगीर के नाम से जाना जाता है। देखिए, कलचुरी नरेश थे जाजल्य देव प्रथम, ठीक है, और इन्होंने अपने नाम से जो एक नगर बसाया था जाजल्यपुर, आज उसको किस नाम से जाना जाता है? जांजगीर के नाम से जाना जाता है। ठीक, राजा रघुनाथ सिंह 1732 से 1741 ईस्वी कलचुरी राजवंश के अंतिम शासक हुए थे। देखिए, कलचुरी राजवंश के जो सबसे ज़्यादा जो छत्तीसगढ़ में राज किया वो कलचुरी वंश ने किया था, और इसका समाप्ति कहाँ पे हुआ था? 1741 में। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसके आखिरी शासक जो हुए थे उसका नाम पूछता है, तो वो थे राजा रघुनाथ सिंह। इनको जो है मराठा सेनापति थे, उन्होंने आके हराया था, और बाद में फिर बिम्बाजी भोसले ने क्या किया था, यहाँ पे उनको यहाँ का शासन मिल गया था छत्तीसगढ़ का। ठीक, ओके। देन नेक्स्ट है, कलचुरी वंश के लाहौरी शाखा के राजा रामचंद्र थे, जिन्होंने रायपुर नगर की स्थापना की थी। बहुत बार एग्ज़ाम में आया कि रायपुर नगर की स्थापना किसने की थी, तो इसका आंसर होगा राजा रामचंद्र। कलचुरी वंश की लाहौरी शाखा जो रायपुर साइड आता था, वो जो शाखा था वो, और जो रायपुर नगर की स्थापना की वो की थी राजा रामचंद्र ने। बहुत बार आया है, वहाँ के राजा थे शासक रामचंद्र, नाम याद रखिए आप। फिर छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक कलचुरी राजवंश ने शासन किया। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है थोड़े पहले। कलचुरी राजवंश के ताम्रलेख का आरंभ हमेशा ओम नमः शिवाय से होता था। देखिए, ये चीज़ आपको मुझे नहीं लगता कि और कहीं मिला हुआ होगा। कुछ जानकारी जो मैंने यहाँ पे दी है डेफिनेटली आपको वो शायद ही कहीं मिली हुई हो। ठीक है, ये आप भी एक्सेप्ट करेंगे। आप जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको दी हुई है। तो कलचुरी राजवंश के जो ताम्रलेख का जो आरंभ हमेशा किससे होता था? ओम नमः शिवाय से। ये भी प्रश्न आ सकता है। देन आगे बढ़ते हैं। कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में एक गढ़ 84 ग्रामों का होता था। एक गढ़ कितने ग्रामों का होता था? 84 ग्रामों का। ठीक है, फिर कलचुरी शासन में स्थानीय कार्य के संचालन हेतु नगरों एवं ग्रामों में पंचकुल संस्था होती थी। देखिए, नगरों और ग्रामों में कैसी संस्था होती थी? पंचकुल नाम की संस्था होती थी कलचुरी शासन में स्थानीय कार्य के संचालन हेतु। कलचुरी राजवंश की कुल देवी गजलक्ष्मी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, गजलक्ष्मी कुलदेवी थी कलचुरी राजवंश की। फिर रतनपुर राज्य छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक बिम्बाजी भोसले, जिनके बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। बिम्बाजी भोसले 1758 से 87 तक यहाँ पे इन्होंने शासन किया, और उन्होंने क्या किया था? परगना पद्धति लागू की थी। परगना पद्धति क्या की थी? लागू की थी। ठीक, गाँव को परगने में अगर में विभाजित कर दिया जाता था। फिर सन 1787 से 1818 ईस्वी तक छत्तीसगढ़ में सूबेदार पद्धति सूबा शासन का श्री गणेश हुआ। इनके जो पहले सूबेदार थे महिपत राव थे। ठीक है, महिपत राव क्या थे? सूबेदार पद्धति थी। होता क्या था कि नागपुर में इनका मुख्य शाखा था मराठों का, और वहाँ से यहाँ पे क्या नियुक्त कर दिया गया था? सूबेदार। सूबेदारी प्रमुख होते थे, और यहाँ पे वो शासन करते थे, आप कह सकते हैं। तो प्रथम सूबेदार थे, ये भी एग्ज़ाम में बहुत बार आता है। प्रथम सूबेदार थे महिपत राव, 1787 से 1818।
फिर मराठा काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र के लिए नियुक्त प्रथम जिलेदार कृष्णराव अप्पा थे। जिलेदार भी बाद में नियुक्त करना शुरू किया गया और पहले जो जिलेदार थे वो थे कृष्णराव अप्पा। फिर छत्तीसगढ़ में मराठा राज्य के पुनर्स्थापन का कालखंड 1830 से 54 है, ये भी इम्पोर्टेंट है। रघुजी तृतीय को क्या किया था, जब रघुजी तृतीय वहाँ के नागपुर शाखा में जो मेन शाखा थी मराठों की, रघुजी तृतीय छोटे थे, जब वो बड़े हुए तो 1830 में वापस उनको अंग्रेज़ों ने क्या किया, मराठा राज्य को उनके अधिकार में दे दिया और फिर से क्या हुआ, मराठा राज्य का पुनर्स्थापन हुआ। फिर मराठा शासन काल में 1830 के पूर्व तक समस्त प्रशासनिक कार्य फारसी भाषा में होते थे। देखिए ये भी एक आंसर है, ये आपको कहीं शायद ही मिले या मिला भी होगा, मैं नहीं कहता कि आपको नहीं ही मिला होगा, बट मोस्टली ये बुक में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, मराठा काल में क्या होता था, 1830 के पूर्व सभी कार्य किस में होते थे, फारसी भाषा में होते थे। ये एग्ज़ाम में आ सकता है। छत्तीसगढ़ में मराठा ब्रिटिश काल में प्रमुख आयात निर्यात कर को क्या कहते थे, सायर। आयात निर्यात कर को क्या बोलते थे, सायर। जैन छत्तीसगढ़ का प्रथम प्रशासकीय अधीक्षक कैप्टन एडमंड था। कैप्टन एडमंड को प्रथम क्या बनाया गया था, प्रशासकीय अधीक्षक। ब्रिटिश अधिकारी कर्नल एगन्यू ने 1918 में छत्तीसगढ़ परिक्षेत्र की राजधानी रायपुर को बनाया। इन्होंने क्या किया था, रतनपुर पहले राजधानी हुआ करती थी, उसको उन्होंने हटाकर किसको राजधानी बनाया, रायपुर को बनाया। बहुत बार पूछा गया किसने बनाया था, एगन्यू ने, ठीक। अंग्रेज़ों के समय छत्तीसगढ़ में रियासतों की संख्या 14 थी, जमींदारों की संख्या 33 थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपको बहुत ही कम बुक में मिलेगा। अंग्रेज़ों के समय में छत्तीसगढ़ में रियासत कितनी थी, 14, और जमींदार कितने थे, 33। जमींदारियों की संख्या थी 33। कोरिया राज्य के संस्थापक राजा धारमल शाह थे। ये भी एक नया आंसर है। कोरिया राज्य के संस्थापक कौन थे, राजा धारमल। धार लोहे की धार से याद रखिए आप, ठीक, धारमल शाह थे। वीर नारायण सिंह की जमींदारी सोनाखान परिक्षेत्र में थी, जो वर्तमान में बलौदा बाजार तहसील अवस्थित है। जो सोनखान जमींदारी थी अब वो कहाँ पे है, बलौदा बाजार में है। शहीद वीर नारायण सिंह, जिनको 10 दिसंबर 1957 को फांसी दी गई थी, प्रथम शहीद थे, स्वतंत्रता सेनानी शहीद, ठीक है। तो याद रखेंगे आप, इनका जो सोनखान परिक्षेत्र था अब उसको क्या वर्तमान में कहाँ आता है, बलौदा बाजार तहसील में। और जो लास्ट मैंने वन लाइनर लिया है वो है, देख सकते हैं आप, राजनांदगांव रियासत में बैरागी वंशी राजाओं का शासन था। राजनांदगांव में किसका था भाई, रियासत में बैरागी वंशी राजाओं का। तो ये मैंने कुछ इम्पोर्टेंट वन लाइनर लिए हैं, हर एक लाइनर से कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव निकलते हैं, इसको आप ध्यान से देखिए, इम्पोर्टेंट है सब। यहाँ से डेफिनेटली 2 से 3 प्रश्न मुझे लगता है कि ज़रूर आएगा, ठीक है। इसके अलावा बाकी आप डिटेल में भी पढ़ें, इसको आप रेफरेंस मटेरियल के रूप में देख सकते हैं। हो सकता है यहाँ से आए, क्योंकि बहुत ही बार इसका क्वेश्चन एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं, सब बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा, तो मैं यूनिट 2 के भी ऐसे वन लाइनर्स लेकर आऊँगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और जो भी आपके कमेंट होंगे वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।